देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, किस प्रकार से चुनाव को जीता जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कुछ भी कोई बोल देगा, कुछ भी कह देगा, क्योंकि ये सब विद्यार्थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। खुद आपकी पार्टी में मोटा-मोटी अगर हम आंकड़ा लगाते हैं तो 12% के लगभग है। आप अपनी पार्टी में पहले 33% कर लीजिए ना उसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत खौलती हुई नजर आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से जन आक्रोश रैली निकाली गई, उसमें सुषमा खरकवाल ने अखिलेश यादव की मां को लेकर जिस तरह से कहा, सियासी तूल पकड़ रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अमित शाह तो अपनी मूछ भी गिरवी रखाए थे, तो क्या 2027 के चुनाव से पहले वो उस गिरवी मूछ का बाल वापस ले पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद भी उस वादे को पूरा अगर नहीं कर पाई है, तो क्या करेगी चुनावी समर में? अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी। सर, एक तो आज पहलगाम को 1 साल हो गया है उस घटना को, तो श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी गुणागणित बैठा रही है, उसमें जाट समाज किस तरफ जा रहा है, उसकी नाराजगी किस तरफ जा रही है। और क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं, तो अब कोई बहाना तो चलेगा नहीं कि हम सरकार में आएंगे तब ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जो आपको करना था आप कर चुके हैं, आपकी मंशा और नीयत साफ हो चुकी है। तो ऐसे में जाट समाज का रुख फिलहाल के लिए क्या दिख रहा है सर? देखिए हिमांशु जी, आपने पहलगाँव का नाम लिया। बहुत ही दुखद घटना थी, उसमें कई परिवार उजड़ गए, कई परिवारों के लोग उजड़ गए। हमारी उनसे बहुत ही सद्भावना है और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घृणित घटना दोबारा ना हो। और जिन लोगों ने ये घृणित हरकत की थी, उनको क्या सज़ा मिली, क्या हुए वो कहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी तो जानकारी हमारे पास है नहीं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी रहें उनको सज़ा मिले और जो पीड़ित परिवार हैं उनको कहीं न कहीं शांति मिले, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा, आपने जिस प्रकार से सवाल पूछा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ़ एक एजेंडा है कि किस प्रकार से चुनाव को जीता जाए। अभी चुनाव खत्म हुए नहीं हैं वेस्ट बंगाल में, आसाम का रिज़ल्ट आया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। जबकि मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही वेस्ट बंगाल में मामला खत्म होगा, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे अपना सर्कस का तामझाम सब लेके पहुँच जाती है, तो अपना पूरा सर्कस लेके वो यूपी में आ जाएगी, लेकिन वो सर्कस पहले ही यूपी में स्टार्ट हो चुका है और उसकी भूमिकाएँ तैयार की जा रही हैं। देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भ्रमित करने के लिए लोगों को इस मुद्दे को उछाल रही है कि महिला, महिला, महिला कर रही है। अरे भई, महिला बिल तो कानून बन चुका है, वो तो 2023 में आ चुका है। आप परिसीमन की बात करिए ना, परिसीमन की बात कहीं कर नहीं रहे हैं। जो अनपढ़ महिलाएँ भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो गालियाँ दे रही हैं, वो अखिलेश यादव को उसकी माँ की याद दिला रहे हैं कि अपनी माँ का अपमान कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कुछ भी कोई बोल देगा, कुछ भी कह देगा, क्योंकि ये सब विद्यार्थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आ जाता है, वही ये पढ़ देते हैं। आपने देखा कि जो नोएडा में हरकत हुई थी, जो लेबर सड़कों पे उतरी थी, मंत्री जी को लिख के दे दिया था प्रचार विभाग ने कि इसमें बोल दीजिए कि भई जो है पाकिस्तान का हाथ है और फलाना है, ढिमका, उन्होंने वही पढ़ के बोल दिया। अपना दिमाग बुद्धि तो लगाते नहीं है ये, या शायद है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में जो देखी जा रही है, मुझे लग रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला बिल पास हो चुका है और जिस महिला बिल की आप बात करते हैं, खुद आपकी पार्टी में मोटा-मोटी अगर हम आंकड़ा लगाते हैं तो 12% के लगभग है। आप अपनी पार्टी में पहले 33% कर लीजिए ना उसको। आप दे दीजिए लोकसभा की टिकटों में, अभी विधान आप घोषणा कर दीजिए। ये नहीं करेंगे, आप घोषणा कर दीजिए 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकटों का बँटवारा 33% महिलाओं को करेगी। बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। इनको क्या करना है, महिला-महिला करके इनको दूसरी पार्टियों को भ्रमित करना है, उनको गालियाँ देनी है, देश की महिलाओं को भ्रमित करना है। इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती रही है क्योंकि जुमलेबाज पार्टी है।
अब आप अगर देखेंगे जो आपने एक दूसरा सवाल जाटों का पूछा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से कई मुद्दों पे नाराज़ है। आपने देखा था कि प्रधानमंत्री की रैली यहीं से शुरू होती है, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, चाहे वो 2022 का चुनाव हो, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो। ये सारे चुनाव में पहली रैली प्रधानमंत्री की मेरठ होती है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से ही टेम्पो बन के चलता है। और जब भी वो वेस्टर्न यूपी में आते हैं तो वो बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करते हैं, जाटों की, चरण सिंह की, किसानों की, गन्ने की, उसकी, सबकी करते हैं और बाद में वो जुमलेबाज़ी सिद्ध होती है। तो ये हुआ था कि चुनाव में कई बार ये हुआ कि जो जाट नेता थे या संगठन के लोग थे या पंचायतों के लोग थे, उनकी मीटिंग अमित शाह से हुई थी। कुछ उसमें जाट नेता भी थे, राजनाथ जी भी उसमें थे और उन्होंने ये कहा था कि भई कांग्रेस के ज़माने में जो आपको जाट आरक्षण मिला था और उसने कोर्ट ने उसमें कुछ तकनीकी पहलू बताते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया था। हमारी सरकार उसको आपको वापस दिलाने का काम करेगी और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी मूंछ का बाल रख लीजिए। तो ये अमित शाह जी की मूंछ का बाल गिरवी पड़ा हुआ है जाटों के पास। तो जाटों का कहना ये है कि 2027 के यूपी के चुनाव से पहले हम चुनौती दे रहे हैं कि अमित शाह जी अपना जो गिरवी बाल हमारे पास रखा है मूंछ का वो ले लें और हमारा आरक्षण दे दें। और अगर आप आरक्षण नहीं देते हैं, तो फिर जाट समाज सड़कों पे उतरेगा। इस तरह का जाटों का विचार है। दूसरी तरफ अगर सियासी तरीके से देखते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, जयंत चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में साथ में हैं। वो लगातार रैलियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लगातार चुनावी माहौल बना रहे हैं। जबकि अभी ये भी कन्फर्म नहीं है कि उनका गठबंधन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। खुद भी इस बात का वो दावा नहीं करते कि हमारा कन्फर्म गठबंधन है। वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो रैलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब-जब हम देखते हैं, कई सारी ऐसी तल्खी जो स्थानीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में उस प्रकार का तालमेल दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार से कई गठबंधन और एनडीए के दूसरे जो घटक दल हैं, उनके बीच में होता है। तो कहीं न कहीं ये तल्खी जो बनी हुई है राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, क्या उससे उनके नेता सहमत हैं कि नहीं हैं? क्या नेता को जानकारी है कि नहीं है? इस बात का भी अभी आकलन होना है और उसके बाद ये है कि आरएलडी अकेले लड़ेगी या किसी दूसरे सियासी दल के साथ गठबंधन करेगी या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी, ये तस्वीर भी अभी साफ होना बाकी है। जी। हुँ। अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या रुख नज़र आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रचारित करने में लगी हुई है कि अ, विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, जो समझदार वर्ग है, जो थोड़ा-सा अगर इस पर रिसर्च कर लेगा तो समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खेल करने की कोशिश कर रही है। और सुषमा कटवाल ने जिस तरह से ज़िक्र कर दिया अखिलेश यादव की माँ का, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उसका जवाब दिया। बड़े सम्मानजनक सलीके भरे शब्दों में उन्होंने जिस तरह से उनको कहा, तो वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर एग्रेसिव होकर विपक्ष को घेरने की कोशिश जो कर रही है, उसमें नाकाम हो रही है। तो ऐसे में जो महिला समाज, जो 50% आबादी है, वो अपने आप में निर्णायक भूमिका निभाएगी। जाट समुदाय तो अपने आप में एक अलग पहलू हो ही गया। देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे, आपने ज़िक्र किया, अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मेयर के भाषण का या उनकी इस टिप्पणी का जवाब दिया है, बहुत ही सलीके से दिया और उन्होंने ये कहा है कि भई आप अपने घर के बुजुर्गों से या बच्चों से पूछिए कि जो महिला दिवंगत है, जो महिला इस दुनिया में नहीं है और आप उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर रही हैं। अगर आपके ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी करे, आपके परिवार के लोगों पे करे, आपके जो परिवार के दिवंगत लोग हैं, उनके ऊपर करे, आपको कैसा महसूस होगा? और जबकि आपको मालूम है कि आप ये भ्रमित करने के लिए कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं और इस तरह से इस हद तक गिर जाना, उस पे कहीं न कहीं उनको एक आईना दिखाने का काम अखिलेश यादव ने किया है और अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। हालाँकि कई जो सियासी दल हैं, नेता हैं, वो इस तरह का जवाब देते नहीं हैं। वो अगर इधर से भाला आया तो उधर से तोप चलाते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सधा हुआ और बहुत अच्छा और तीर निशाने पर लगने वाला जो जवाब है वो अखिलेश की तरफ से आया है। बहरहाल ये है कि जो आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि महिलाएँ में या लोगों में इसका क्या रिएक्शन है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या महिलाएँ वास्तव में इस बात को मान रही हैं?
देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रमित कर रही है, उनके जो गोदी मीडिया हैं, उनके जो चैनल हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम करता है। अब जैसे हुँ, हम बात कर रहे हैं कि भई वो तो 2023 में हो चुका है बिल, अभी तो परिसीमन की बात कर रहे हैं। आप महिला बिल के पीछे खड़े होके कहीं न कहीं परिसीमन करना चाहते हो और बहाना आप महिला बिल का ले रहे हो, तो इसको कैसे आप करेंगे? तो ये कहीं न कहीं क्लियर चीज़ें हो रही हैं। अब इतने भी अंधे लोग नहीं रह गए हैं कि किसी के कुछ भी कहने से कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएँ भी जागरूक हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की महिलाएँ जागरूक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इस सगुफे में फँसने वाली नहीं है, कि वो ये सोचें कि भई भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। मैंने पहले ही कहा अगर अगर आपको सम्मान करना है महिलाओं का, तो सबसे पहले अपनी पार्टी में लागू कर दीजिए। आप लागू तो कर नहीं रहे, दे तो कुछ नहीं रहे हैं। उल्टा जो है बयानबाज़ी, भाषणबाज़ी और सड़कों पे उतरने का काम आप कर रहे हैं, जुमलेबाज़ी आप कर रहे हैं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। तो ये खाली टूल आपने बना लिया है चुनाव में जीतने के लिए, क्या वास्तव में धरातल पे कुछ करने वाले हैं, इसकी उम्मीद लोगों को कम है और उसमें महिलाएँ भी पीछे नहीं है इस बात को समझने में और जानने में। जी। हुँ। अच्छा सर, कोटा विद इन कोटा यानी कि जो महिला आरक्षण मिल रहा है, उसमें भी माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, इस बात को भी अगर कोई उठा रहा है, तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुसीबत वाली चीज़ होने वाली है। नहीं देखिए इसमें ये भी बात है, कई लोगों ने उठाई है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। कि अगर आप खाली महिला बिल की बात करेंगे तो उसमें तो महिला जो स्वर्ण महिलाएँ हैं या स्वर्ण लोग हैं उनकी पत्नियाँ आ जाएँगी टिकट लेके। तो उसमें भी ओबीसी का और पिछड़ों का एक कोटा होना चाहिए कि उसमें इतनी महिलाएँ पिछड़ी होनी चाहिए, इतने दलित होने चाहिए, इतनी ओबीसी वर्ग से होनी चाहिए। इस तरह से उसका आकलन होना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें इतनी जल्दीबाज़ी क्या है? भई अगर आपको करनी थी ये सारी चीज़ें जो 2023 से अभी तक का ये तो 3 साल हो गए, इस पीरियड में आप करते। और अगर नहीं है तो चुनाव के बाद आप करिए। अभी जातीय जनगणना आप कर रहे हैं, जो जनगणना 26 में चल रही है, इसमें आपका कहना ये है कि हम जातीय जनगणना कर रहे हैं। तो ये तो लगातार नारा लगता रहा है कि जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको सही तरीके से मिले और उसकी जनगणना हो रही है, तो आंकड़े साफ हो जाएँगे 2 साल के अंदर-अंदर। तो 2 साल के बाद दीजिए आप, अभी कौन-सा आपको चुनाव में जाना है। चुनाव की हुँ, तैयारी तो आप 29 में कर रहे हैं ना, तो 29 से पहले ये चीज़ें आपके पास आ जाएँगी और 29 में आप लागू कर दीजिए। तो अभी आपको ये चुनाव 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच में आप जो है स्पेशल सेशन लेके आते हैं, तो कहीं न कहीं ये दाल में काला है, ये जताता है कि आप इतने उतावले क्यों हैं? प्रधानमंत्री इतने उतावले क्यों हैं? भाजपा इतनी उतावली क्यों है? तो ये कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में एक शंका पैदा करता है। चाहे वो हुँ, विपक्ष हो, चाहे वो एनडीए के घटक दल भी हों। वो आज नहीं बोल रहे हैं तो कल को इस मुद्दे पे बोलेंगे और उनको हुँ, बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो उनका वोट छिटकेगा, उनको नुकसान होगा। तो ज़्यादा दिन इस मुद्दे पे मौन नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते। उनको भी आगे आना ही होगा। जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।